हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू HIS 104 यूनिट नंबर 3, ठीक है। यानी कि जो HIS 104 है उसका यूनिट नंबर 3 आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे, उसके फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएंगे उसको भी आप कवर करके रखिएगा, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बने तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है, किस तरीके का है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग हिंदी में देख पा रहे होंगे, और हिंदी चूंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बेहतर है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दीवान रियासत का प्रमुख कौन नियुक्त किया गया था। हु वाज अपॉइंटेड द हेड ऑफ द दीवान ए रियासत, ठीक है ना। तो दीवान ए रियासत का जो अपॉइंटेड किया गया था, जो मुख्य था, वो था मलिक यकूब, ठीक है ना, मालिक यकूब, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा मार्कर मिल जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, मालिक यकूब, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। लेकिन एक बात और आपको याद रखना है, ये एक पुस्तक भी है जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी देता है, ठीक है ना। और एक चीज और समझिए, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक विभाग बनाया गया था, और ये जो विभाग है ना, ये जो विभाग है ये व्यापार विभाग था। कौन सा विभाग था? व्यापार विभाग, ठीक है ना, यानी व्यापार से रिलेटेड है। और इसका जो अध्यक्ष था वो था मालिक यकूब, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये पुस्तक भी है एक, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये विभाग बनाया गया था और ये व्यापार से संबंधित था, ठीक है ना। तो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं क्या है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? वेयर वाज बाबर बर्न ऑन 24 फरवरी 1483 AD, ठीक है ना। यानी कि जो 1483 ईस्वी में जन्म हो रहा है, किसका जन्म हो रहा है? बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो परगना में, परगना आपका याद रखना है। और यहीं पे इसका राज्याभिषेक भी हुआ था, राज्याभिषेक, ठीक है ना। अब कुछ लोगों का ये तर्क होगा कि आखिर जहां उसका जन्म होगा, जहां का वो राजा बनेगा, वहीं तो राज्याभिषेक होता है। लेकिन कई बार आपको ये समझना है कि राजा जो होते थे कई बार युद्ध करते थे, और युद्ध करके दूसरी रियासत को अपना लेते थे, या फिर हड़प लेते थे, या फिर वहां पे कब्जा कर लेते थे। जो सेकेंड पक्ष था उसको हरा करके उसकी रियासत को छीन लिया जाता था, और कई बार जाकर के वहां पे राज्याभिषेक कराते थे। लेकिन जो बाबर था, बाबर का राज्याभिषेक जो है परगना में ही हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जन्म जो हुआ था 24 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, परगना में हुआ था। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये तीन फैक्ट आपको कंप्लीटली इस टॉपिक से रिलेटेड याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन बन रहा है तो आपको कंप्लीटली उस फैक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट है उसको तैयार रखना है, ताकि सही आंसर तक आप पहुंच सके, ठीक है। साथ ही साथ मैं अभी रिक्वायरमेंट करना चाहूंगा कि अभी तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू वीडियोस और पीडीएफ हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जो टारगेट गुरुकुल ऐप है वहां से पूरे के पूरे कोर्स परचेज कर दिए जाएंगे। वहां पे जो आपका कॉन्सेप्ट बैच होता है वो अलग होता है, और जो सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट बैच ये तो हो गया, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू पीडीएफ और जो क्लासेज हैं वो अलग कोर्स होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि आप सेमेस्टर का सिर्फ कॉन्सेप्ट खरीदना चाहते हैं तो उसका अलग बैच परचेज करना होगा। और जो आप
एमसीक्यू खरीदना चाहते हैं तो उसका जो है अलग कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। तो अलग परचेज करना पड़ेगा कोर्स को, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड ये इतने आपको याद रखना है। परगना आपको याद रखना है, कई जगह फरगना आपको देखने को मिल जाता है, तो अगर आपको परगना देखने को ना मिले, फरगना लिखा हुआ मिले, तो भी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक है भाई यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अब वो यूनिवर्सिटी जहाँ से पेपर बनाती है वो अगर टाइपर मिस्टेक करता है तो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का जो नाम था उमर शेख मिर्जा, ठीक है ना, उमर शेख मिर्जा। अब एक चीज यहाँ पे आप समझिए, उमर शेख मिर्जा के पुत्र थे बाबर, और बाबर के जो पुत्र थे वो कौन थे? बाबर का जो पुत्र था कौन था? वो हुमायूं था, हुमायूं, ठीक है ना। और हुमायूं का जो पुत्र था वो था अकबर, ठीक है, वो था अकबर। क्लियर है? तो ये जो सीरीज है, ये जो फैक्ट है, ये जो क्रम है, ये क्रम भी आप याद रखें, और चाहे तो अभी आप लिख भी सकते हैं। और एक चीज मैं बताऊं, जो फैक्ट मैं बता दे रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं, तो आपको वीडियो पॉज करके पीछे नहीं जाना, बल्कि तुरंत ही आपको यही कमेंट में बताना है, और इससे आपको ये क्लियर हो पाएगा कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पीछे करवा चुका हूं उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको आगे पूछूंगा, ठीक है ना। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये सीरीज आप याद रखिए, सबसे पहले उमर शेख मिर्जा, फिर उसके बाद बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, ये सब के सब नीचे आते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं। ये चूंकि इंग्लिश में भी देख लीजिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बाबर्स फादर? बाबर के पिता का क्या नाम था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उमर शेख मिर्जा, ठीक है, उमर शेख मिर्जा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो तीसरा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों आपके क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इतने जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि परगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। क्वेश्चन ये बाबर के बारे में पूछ रहा है, बाबर के बारे में ये पूछ रहा है कि कब उसने अपने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला, यानी कि जब उत्तराधिकारी उसको नियुक्त किया गया था, उत्तराधिकारी के बाद अब वो राज्य का सिंहासन अपने हाथों में लेगा, यानी कि अब वो राजा बनेगा, एक तरीके से कह सकते हैं नवाब बनेगा, या फिर मुगल में बादशाह कहा जाता था तो बादशाह बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तक बादशाह नाम का एक तरीके से उद्भव नहीं हुआ है, एक तरीके से उत्पन्न नहीं हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जब बाबर 12 वर्ष का था तभी इसको राज्य मिल गया था, और उसी समय उत्तराधिकारी इसको नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। उत्तराधिकार प्राप्त हो गया था, उत्तराधिकारी चूंकि यही था, लेकिन उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था केवल 12 वर्ष की उम्र में, यानी 12 वर्ष की उम्र में ही ये राजा बन गया था, और राज्य संभालने का अब काम करेगा कौन? बाबर, ठीक है ना। कौन है? बाबर, ठीक है। तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, द इनहेरिटेड द परगना स्टेट व्हेन ही वाज द ओनली 12 ईयर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग भी थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इस पे आपको नहीं जाना है। क्वेश्चन का सीधा सीधा अर्थ यह है कि बाबर कब, किस उम्र में बना था वहां का राजा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछ सकता है, तो दोनों तरीके से आप याद रखेंगे। 12 वर्ष की उम्र में, और परगना का उत्तराधिकार बना था, उत्तराधिकार, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चौथा नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग पहुंचेंगे 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की पदवी धारण की, ठीक है ना। देखिए अब बाबर से ही बादशाह की पदवी धारण शुरू हो गई है, और बादशाह मुगल वंश से संबंधित है। बादशाह जो शब्द है ये मुगल वंश से संबंधित है। अच्छा, इसके पहले क्या था? मुगल वंश से पहले जो लोग शासन में थे, जो इस्लाम से संबंधित थे, वो सब अपने आप को क्या कहते थे? वो सब अपने आप को सुल्तान कहते थे। वो सब अपने आप को क्या कहते थे? सुल्तान, बादशाह नहीं कहते थे। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ दे तो ये भी आपको याद रखना है। उसके पहले सुल्तान कहते थे, लेकिन जब मुगल काल आया तो उस समय बाबर ने पहली बार पदवी धारण की थी किसकी? बादशाह की। कहां पे? काबुल में। कहां पे? काबुल में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन कह रहा था बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की पदवी कब धारण की थी? कहां पे धारण की थी? किस स्थान पे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काबुल में धारण की थी। बाबर अज्यूम्ड द टाइटल्स ऑफ द बादशाह इन 5007 AD। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, काबुल, ठीक है। चलें
आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था। अब एक चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि बाबर ने टोटल 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार? 5 बार भारत पर आक्रमण किया था और यह आक्रमण 1519 से 1526 के बीच में हुआ था। 1519 से 1526 के बीच में। और जो 26 वाला आक्रमण भारत पे हुआ था, तो 26 वाला आक्रमण के बाद ही भारत पर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, यानी कि बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना भारत पर हो गई थी। यहां तक क्या आपको क्लियर है? एक बार कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि बाबर जब आक्रमण किया था भारत पे तो 5 बार आक्रमण किया था। टाइमिंग पीरियड क्या है? तो 1519 से लेकर के 1526 तक। और इसी के बाद भारत पर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है और ये मुगल वंश फाइनली अंग्रेजों के आने तक चलती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछता है कि कब, किस वंश के बाद भारत पर आक्रमण हुआ था मुगलों का, और किस वंश के बाद मुगल वंश का उद्भव हुआ था, उत्पादन हुआ था, या फिर हम ये कहें कि क्रिएशन हुआ था, ठीक है। तो लोधी वंश का जो शासक था उसी को हरा करके, जो इब्राहिम लोधी था उसी को हराकर बाबर ने फाइनली स्थापना की थी मुगल वंश की, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन भी आपका सही हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, 6वें क्वेश्चन का वो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि बेसिकली भारत का कुछ इस प्रकार से एरिया है, ठीक है। भारत का एरिया कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं मैपिंग के साथ भी चलूं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेसिकली भारत से आने का यही एक रास्ता था, पश्चिम का एरिया, ठीक है ना। पश्चिम के एरिया से ही भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो आते थे। यही कारण था कि सबसे पहले जो बाबर आया वो कहाँ पे आया था? पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब दोनों एक सटे हैं, तो वहीं पे सबसे पहले भारत में बाबर आया था और वहीं से होकर के भारत में उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। तो यहां तक भी उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 6वां नंबर का, कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर कहां से भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से किया था। ये आपको याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं किया था? देखिए अब एक चीज समझिए, भारत की उस समय की सबसे बड़ी विडंबना रही है, कहते हैं कि बिना विभीषण का रावण कभी हार नहीं सकता, ठीक है ना। ये सत्यता है, जब तक विभीषण जैसा भाई नहीं होगा तब तक रावण की हार नहीं होगी। अगर आपके पास विभीषण जैसा भाई है तो आपकी हार पक्की है, निश्चित है, ठीक है ना। तो यही कारण था कि अगर भारत में राजाओं की हार हुई तो भारत में राजाओं की हार होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ के राजा ही थे, जो विदेशियों को निमंत्रण देते थे भारत पर आक्रमण करने के लिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे देखिए आप, राणा सांगा, आलम खां, दौलत खां, ठीक है ना, राणा सांगा, आलम खां, दौलत खां, ये सब के सब मिलकर के भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिए थे। इसके पहले उसने 4 बार आक्रमण करी थी, लेकिन भारत पर रहने का, भारत पर अपनी शासन सत्ता या फिर अपना राज्य स्थापित करने का सपना बाबर ने नहीं देखा था। लेकिन इसी के बाद भारत में बाबर ने आक्रमण करने का सपना देखा। जो शेर शाह सूरी जैसे शासक थे, इन्होंने कभी भी विदेशियों को आक्रमण करने के लिए इनवाइट नहीं किया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा था कि भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं दिया था। यहाँ पे विच होना चाहिए, ठीक है ना, विच होना चाहिए, विच बाबर्स वेयर नॉट इन्वाइटेड टू अटैक्स इंडिया, ठीक है ना, यानी कि किसने भारत पर बाबर को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण नहीं दिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 7वां क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में देख लीजिए, बाबर भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इन विच ईयर डिड बाबर अटैक इन इंडिया? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको बता दूं कि बाबर भारत पर आक्रमण 1519 से लेकर के 1526 तक किया था, ठीक है ना। लेकिन आपको 1526 लेके चलना है। क्यों 1526 लेके चलना है? कारण क्या है 1526 लेके चलने का? अगर बाबर के बारे में आक्रमण में पूछे, इसका सबसे बड़ा कारण है कि 1526 के बाद भारत पर अस्थायी रूप से मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, ठीक है ना। आपको क्लियर हुआ ये बात कि 1526 के बाद भारत पर अस्थायी रूप से मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर 26। लेकिन अगर प्रथम बार आक्रमण सिर्फ पूछता है तो आपका 1519 हो जाएगा।
1519 अगर ऑप्शन में है आपके तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका है। 8वां क्वेश्चन का एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, इन विच ईयर्स डिड बाबर अटैक इन इंडिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1526, ठीक है, 1526। ओके, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो प्रथम मुगल बादशाह जो है बाबर ही था। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है, एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज समझिए कि ये भी इस्लाम से ही संबंधित है, यानी कि मुस्लिम धर्म से ही संबंधित है, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो अटैक करने वाले जो आक्रमणकारी थे भारत पर, वो भी इस्लाम धर्म को ही फॉलो करते थे। यहाँ तक कि आपने देखा है कि जो तुर्की बेसिकली वो इस्लाम धर्म को ही फॉलो करने वाले थे और भारत पर आक्रमण किए थे। लेकिन आपको यहाँ समझने की ये आवश्यकता है कि बाबर भारत पर पहली बार आक्रमण करता है और ये बादशाह की उपाधि धारण करता है, बादशाह। और इसके पहले जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे वो सब सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, सुल्तान की। और कुछ व्यक्ति तो कुछ राजा कह सकते हैं, कुछ व्यक्ति कह सकते हैं, कुछ शासक कह सकते हैं, ऐसे भी थे जिन्होंने कोई पदवी धारण ही नहीं की। सिंपली जो गुलाम वंश के शासक थे वो सब तो कोई ऐसे राजा निकले जो पदवी की कोई धारण ही नहीं की, वैसे ही अपना पूरा लाइफ बिता दिया जब तक उन्होंने शासन करी थी, ठीक है ना। बेसिकली कई लोगों की 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे ही में डेथ हो गई थी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपका क्लियर हो चुका है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो बाबर था। और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सप्लेनेशन हमको बताने थे, इस्लाम धर्म से संबंधित पहला ये बादशाह था। लेकिन इसके पहले जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे वो सब सुल्तान कहे जाते थे। सल्तनत काल की यदि हम लोग बात कर लें तो सल्तनत का, ठीक है ना, सल्तनत का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। When Jairuddin Muhammad became the Mughal ruler in India, what name did he keep? मतलब उसने अपना क्या नाम रखा जब भारत में आता है, वो शासन करने लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बाबर तो बाद में नाम आया उसका, इसके पहले क्या नाम था। तो इसके पहले नाम था जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन कब तक नाम था, जब तक ये भारत पर आक्रमण करके अस्थायी रूप से अपना शासन नहीं स्थापित किया था। जैसे ही भारत पर आक्रमण करके अस्थायी रूप से अपना शासन स्थापित कर देता है तो उस समय से उसका नाम बाबर हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक चीज देखिए, बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है ना। इसी तरीके से क्रम बढ़ता चला जाएगा। तो क्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, क्रम भी आपको याद रखना है। क्रम से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीजें कहां पे और किस तरीके से सही है, ठीक है ना। तो अगर एक बार क्रम आप मुगल वंश का याद कर लेते तो बहुत है, ठीक है। चलें अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्न में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई भारत में, दिल्ली में पहली बार मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। मतलब इसको आप इस तरीके से समझे, जो मुगल वंश था, मुगल वंश, इसकी स्थापना बाबर ने करी थी, बाबर ने की थी, ठीक है ना। कैसे कि इन्होंने लोदी वंश के शासक, लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 के बाद भारत पर मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो चुका होगा। और मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट भी चलना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा स्लो चलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। Who was defeated by the Babur in the first battle of the Panipat fought in the year of 5026, ठीक है ना, 5026।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया है, ठीक है ना। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी। ओके, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? इन विच वार डिड बाबर फर्स्ट यूज द फेमस तुगलुमा पॉलिसी? देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक चीज समझिए, तुगलुमा पद्धति का पहली बार प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुआ था। इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुआ था, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी शासक थे उस समय। और पहली बार तोपखाने का प्रयोग पहली बार तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। और यही कारण था, तोप का प्रयोग करना ही कारण था कि बाबर की यहाँ पे जीत हो गई थी। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन देना था, ठीक है ना। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ भी गया, अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। और तुगलुमा पद्धति का पहली बार प्रयोग युद्ध में किसने किया था? तो बाबर ने किया था। इसको भी आपको याद रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ यूज्ड टू क्वेरन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिडावल इंडिया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, बाबर, ठीक है। अब हम लोग पहुंच जाते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर के प्रसिद्ध 2 तोपचियों का क्या नाम था? व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ द बाबर्स द फेमस गनर्स जो थे उसके जो तोप चलाने वाले थे, और तोप चलाने के कारण ही इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हो गई। तो तोप का सबसे बड़ी भूमिका थी बाबर की जीत में, ठीक है ना। और उस तोप को चलाने वाले थे मुस्तफा एवं उस्ताद अली। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100 यहाँ पे 101 कर सकते हैं, हमने 101 बोल दिया। 101% यानी कि हो जाएगा आपका 101%। ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं। और ये 2 लोग थे जिसका नाम था, पहले का नाम था मुस्तफ़ा और दूसरा का नाम था उस्ताद अली। ये दोनों लोग मिल करके तोप को चलाएं। तोप के कारण ही जो इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना थी, काफ़ी ज़्यादा उस सेना की हानियाँ हुई, जिसकी वजह से बाबर की जीत हो गई, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब मान के चलिए कि इधर से तीर कमान चाकू भाला यही सब लेकर के जाके लड़ रहे हैं, तलवार से लड़ रहे हैं, और उधर से आ रहा है तोप, इधर से जैसे ही लेकर के दौड़ के जा रहा है तब तक उधर से आ गया, ऐसे साफ कर दिया, पूरा बड़ा एरिया साफ कर दिया। इधर तो जैसे ही गिर रहा है, जिधर जहाँ पे गिर रहा है पूरा साफ कर दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कहाँ चल पाएगा? जहाँ हम लाठी लेकर के जा रहे हैं तब तक वो मार दिया, सब साफ हो गया, बात खत्म। तो ये तोप खाने का सबसे बड़ा फायदा ये था, यही कारण था कि बाबर भारत में जीत पाया ना, वरना क्या ही कहें। वैसे मैंने बताया भी, जहाँ विभीषण है वहीं पे कहानी हारने की स्टार्ट हो सकती है, जहाँ पे लक्ष्मण जैसे हैं वहाँ पे कहानी की जीत ही होगी, ठीक है ना। चलें अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन इतिहास में वो पहला कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? ये घाघरा का युद्ध था, घाघरा का युद्ध, ठीक है ना। घाघरा का युद्ध आपको याद रखना है। बैटल ऑफ जो घाघरा है ये जल और थल दोनों पे लड़ा गया था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन पे आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन लड़ा था यहाँ पे, किन किन 2 लोगों के बीच में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर नहीं बता पाएंगे तो अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में हम इस चीज़ को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खानवा का युद्ध 1527 में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला पहला राजदूत कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राणा सांगा। यहाँ पे राजदूत नहीं होना चाहिए, राजपूत होना चाहिए, ठीक है ना, राजपूत होना चाहिए, ठीक है। डिफीटेड बाय द बाबर्स इन द बैटल्स ऑफ खानवा 1527, ठीक है ना। और यहाँ पे आप राजपूत लिखे तो हु वाज द राजपूत लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि वो राजदूत नहीं थे, राजपूत थे। और इनका पहली बार हार हुआ था 1527 में। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें किसकी हार हुई थी? राणा सांगा की हार हुई थी। इसमें किसकी जीत हुई थी? तो बाबर की जीत हुई थी।
कहाँ पे हुआ था? ये खानवा में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1527 में हुआ था। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से निकल करके आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादशाहनामा का लेखक कौन है, ठीक है ना। यहाँ पे आप बादशाहनामा मत समझिए, ये पादशाहनामा मतलब पद के जो शहंशाह हैं, ठीक है ना। तो पादशाहनामा के लेखक कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है ना। अब्दुल हमीद लाहौरी। 101% क्वेश्चन आने के चांस है एग्जाम में, 101%, थोड़ा बहुत नहीं, 101% चांस है ये आने के क्वेश्चन जो मैं बता दे रहा हूँ उसके 100% और 101% चांस है आने के, ठीक है ना। तो बादशाहनामा आपका ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द बादशाहनामा, ठीक है ना। आपका आंसर सही हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। एक क्वेश्चन है बाबरनामा किसने लिखा था, ठीक है। एक क्वेश्चन है बाबरनामा किसने लिखा था? अरे यार, बाबरनामा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो अकबरनामा है, अकबरनामा, ठीक है ना, ये किसने लिखा था? ये भी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में देना है आपको क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो अब इससे आपको ये पता चलेगा कि मतलब आपकी तैयारी कितनी है और आप कितने तक कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों को भी पता चल पाएगा, काफ़ी कम कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन का आंसर बहुत कम दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है और हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत आप नहीं करेंगे तो आपके नंबर्स जाहिर है कम होंगे, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको तो नंबर्स आएगा ही ना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही बार बनता है क्या, जो आपका रिजल्ट है, ठीक है। बार बार बनने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक स्पेसिफिक जो मोमेंट्स होता है, स्पेसिफिक मौका होता है, एक ही बार जीवन में आता है, उसके बाद आप रिपीटेड करते रहिए तो वो चीज़ें खराब होती ही चली जाती है, ठीक है ना, कभी बनने वाली नहीं है। और उसका वो वैल्यू भी नहीं रह जाता है जो प्रेजेंट टाइम का होता है, तब की वैल्यू नहीं रह जाती है। इस बात को आपको समझना होगा और कवर करते रहिए, आंसर देते रहिए, कमेंट करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का। बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से बनाया, किस नाम से बनाया था? तो शाहरुख नाम था इसका, शाहरुख नहीं था, शाहरुख नाम था। कहीं कहीं पे शाहरुख देता है, कहीं कहीं शाहरुख दे देता है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहरुख, ठीक है ना। चांदी का सिक्का बनाया था, किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था, उसका नाम रखा था शाहरुख। क्या नाम रखा था? नाम शाहरुख। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जो बाबर ने सिक्का बनवाया था उसका नाम था शाहरुख या शाहरुख, ठीक है ना। और ये किसका सिक्का था? चांदी का। बात समझ में आ रही है? ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आप इसको भी लिख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए। बाई व्हाट नेम डिड बाबर मेक सिल्वर कॉइन्स इन द काबुल्स, ठीक है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा शाहरुख, ठीक है ना। ओके, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे? तो ये कंधार में चलाए थे। कहाँ पे चलाए थे? कंधार में चलाए थे। बाबरी नामक सिक्के जो चलाए थे वो कहाँ पे चलाए थे? कंधार में चलाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ टेक्निकल इशू हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बाबर ने बाबरी नामक जो सिक्का चलाया था ये कहाँ पे चलाया था? कंधार में चलाया था। तो एक सिक्का काबुल में चला था जिसका नाम था शाहरुख, और एक सिक्का कंधार में चला था जिसका नाम था आपका बाबरी, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, बाबर ने 2 सिक्के चलाए थे। बाबर ने 2 सिक्के चलाए थे। पहला सिक्का का नाम था शाहरुख, ठीक है, और दूसरे सिक्के का नाम था बाबरी, ठीक है ना। जो बाबरी नामक सिक्का चलाया था ये चलाया था कंधार में, ठीक है ना। और ये जो चलाया था ये कहाँ पे है? काबुल में, ठीक है ना। अब काबुल और कंधार है कहाँ पे भाई? तो ये दोनों के दोनों अफगानिस्तान में है। ये भी क्वेश्चन आया है, अफगानिस्तान में है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखना है। और काबुल और कंधार दोनों ये कहाँ पे? अफगानिस्तान में है। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, धर्म युद्ध का नारा दिया था? जिहाद आजकल बहुत फेमस है, जब से आपका धार्मिक कट्टरता अस्तित्व में आया है तब से ये जिहाद नामक जो नाम है बहुत फेमस हो गया है। ये खानवा का युद्ध में सबसे पहले बाबर ने इसका प्रचलन दिया था, नाम दिया था, ठीक है ना। और आजकल जिहाद का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो लिविंग थिंग्स है, जो सजीव पदार्थ है, अगर
उसको जान से मार देते हैं धर्म के बचाव के लिए, तो इसे जिहाद कहा जाता है। एक स्पेसिफिक जो धर्म होता है या फिर स्पेसिफिक जो कम्युनिटी होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये जिहाद का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको इतने में ही नहीं समझा जा सकता है। लेकिन खानवा का युद्ध में पहली बार बाबर ने इस शब्द का यूज किया था, धर्म युद्ध का यूज किया था, जिहाद नामक शब्द का यूज किया था, और इसको धर्म युद्ध बताया गया था उस समय, यानी कि धर्म को बचाने के लिए युद्ध करना और उसके लिए किसी भी व्यक्ति को मार देना, यही हमारा जिहाद कहलाता है और ये हमारा कर्तव्य भी है। सबसे पहला ओरिजिन करने वाला कौन था, तो ये बाबर था, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को 21 नंबर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन विच वार डिड बाबर गिव द स्लोगन टू जिहाद रिलीजन्स वार, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैटल ऑफ खानवा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, किस युद्ध में विजयी के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। आफ्टर विनिंग विच वार्स बाबर अज्यूम्ड द टाइटल्स ऑफ गाजी, ठीक है ना। इंग्लिश में आफ्टर विनिंग्स विच वार्स बाबर अज्यूम्ड द टाइटल्स ऑफ गाजी। आपका सही आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध, ठीक है ना। खानवा का युद्ध इन्होंने जीता भी, बाबर ने जीता भी, और ये जो है खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की और इसको इसने धर्म का युद्ध बताया। देखिए किसी भी चीज़ में यदि आप धर्म को ऐड कर देते हैं तो धर्म को मानने वाली एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है और वो कम्युनिटी आपके साथ हो जाएगी, ठीक है। और इसी चीज़ का फायदा इन्होंने उठाया, चूंकि ये शासक थे तो शासक वर्ग हमेशा किसी बड़ी कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, जिससे उनका वार या फिर किसी भी चीज़ में जो जिस चीज़ में वो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो आसान हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो ये खानवा का युद्ध था। जिहाद शब्द से पहला प्रयोग किसने किया था, तो बाबर ने किया था। किस युद्ध में किया था, खानवा के युद्ध में किया था। तो ये दोनों के दोनों 101% आप दोनों क्वेश्चंस याद रख लें। आज वर्तमान समय में ये क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राजाओं में से किसने सैनिक संगठन की श्रेणी में प्रणाली का प्रचलन किया जिसमें छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक थे। तो ये भी तरीका बाबर ने ही अपनाया, ठीक है ना। सबसे छोटी टुकड़ी जिसमें 50 सैनिक थे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, और तोप खाने का सबसे पहला प्रयोग बाबर के द्वारा भी किया गया था। और तुगलमा पद्धति की जो युद्ध की रणनीति है उसको पहली बार बाबर ने यूज किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग द किंग्स ऑफ द इंट्रोड्यूस द क्लास systems in military to organization in which a small detachment considered of 15 soldiers, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बाबर यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि बाबर से रिलेटेड ये चैप्टर चल रहा है तो काफी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल काल की राजधानी की भाषा कौन थी, तो ये फारसी थी। फारसी आपको 101% आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा ग्रंथ फारसी भाषा में ही लिखे गए थे मुगल काल में, या फिर मध्यकालीन भारत में, या फिर भारत के इतिहास में। ये तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर फारसी भाषा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस जो हमने अभी रिपीट किए आपको पहले बताएं, इनका सभी आंसर फारसी भाषा ही हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल पीरियड्स, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पर्शियन, ठीक है ना, फारसी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था, ठीक है ना। हु वाज द मुहतसिब इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। आपका सही आंसर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पब्लिक कंडक्ट ऑफिसर, अच्छा पब्लिक कंडक्ट ऑफिसर ये करता क्या था, देखिए ये जो मुगल शासन काल के जो लोग थे, जो मुगल शासक थे, ये जो जनता थी, जनता कह सकते हैं, या जो प्रजा थी, उसके लिए रूल्स बनाते थे और उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता था उस राजा को, उस जनता को, जो वहाँ के नगर निवासी थे, यानी कि जो प्रजा थे, ठीक है। अगर इसको फॉलो नहीं करता था तो ये एक विभाग था लोक आचरण विभाग। इसके अधिकारी जाते थे, उसको बढ़िया से कुचाई करते थे और जो नियम बनाते थे उसका पालन करवाते थे, ठीक है ना। जबरदस्ती पालन करवाया जाता था, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि 1789 की क्रांति से पहले, जब वहाँ पे 1789 की क्रांति का एक बहुत बड़ा जब रूप लिया, उसके पहले लोगों के खाने पीने तक और रहने, घूमने और कपड़े पहनने तक पे भी रूल बनाया जाने लगा राजा के द्वारा। और लुई 14वां जो कि एक राजा था, वो बोलता था कि आई एम स्टेट, मैं ही राज्य हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वो कानून है, भले बकलोल हो, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है।
तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी लोक आचरण अधिकारी, ठीक है। अब यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ऐसे बाग बगीचे में जिसमें बहता पानी हो के निर्माण विभाग की अधिकारी की परंपरा शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाबर ने, ठीक है ना। देखिए एक बात मैं बता दूं, बाबर बहुत बड़ा भारत को वैल्यू नहीं देता था, भारत में रह करके बहुत ज़्यादा दिन टाइम यहाँ स्पेंड नहीं किया था। बाबर जो था भारत की स्थापत्य कला, भारत की जो रीति रिवाज थे उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और वो भारत के अगेंस्ट में बिल्कुल रहता था, ठीक है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो भी बनाया था भारत के बाहर ही बनाया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये बाग बगीचे में बहता पानी हो इसका निर्माण विभाग का अधिकारी पहली बार बाबर ने ही शुरू किया था, ये इसको श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाग बगीचे को महत्व देने का कार्य बाबर ने किया था। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये 26 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम लोग पहुंच जाते हैं 27 नंबर के क्वेश्चंस पे। 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और बाबर के फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनी डायरी में किया था। देखिए अभी ये जो है इतना लगाव रखा था प्रकृति से कि इसने एक डायरी बना रखी थी और उस डायरी का नाम था दैनंदिन, ठीक है ना, दैनंदिन, ठीक है। और इसमें जो प्रकृति है, भारत की वनस्पति है, भारत की वनस्पति, ठीक है, उसका विवरण लिखने का कार्य किया था किसने? बाबर ने, ठीक है ना। और इसके नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी बाबरनामा। आपको कमेंट करके बताना है कि बाबरनामा किसने लिखा था, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक उपवनों, उद्यानों और अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा जाता था। विच मुगल रूलर वाज कॉल्ड इज द प्रिंस ऑफ गार्डन्स, द क्राउन्स टू गार्डन्स ड्यू टू हिज इमेज इंटरेस्टेड टू गार्डन एंड गार्डन्स, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाबर, ठीक है ना। अब देखिए इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बाबर ने नहीं किया था, ठीक है। प्रकृति की जब भी बात आएगी किसी मुगल काल में तो सीधे सीधे आप बाबर को पकड़ के पटक दीजिएगा, ठीक है ना। आपको यही याद रखना है कि प्रकृति से रिलेटेड जितने भी काम किए हैं लगभग बाबर ने ही किए हैं। उसके बाद दूसरा जो काम किया था अकबर ने किया था, लेकिन पहले नंबर पर आप बाबर रखिएगा, ठीक है ना। ओके चलें आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का है। हाँ 29 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी मापन का प्रयोग किसने किया था? हु यूज्ड गज ए बाबरी मेजरमेंट टू मेजर लैंड। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए जो है इसने क्या किया था? गज ए बाबरी नामक एक मापन का यूनिट बनाया था, यूनिट मानक बनाया था। हम लोग मानक कह सकते हैं, मानक कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं, जो कुछ भी है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे है क्वेश्चंस। देखिए स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक, ठीक है। तो मानक और यूनिट में बहुत अंतर होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। लेकिन हम एक एग्जांपल के लिए बस माने हैं कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए प्रयोग किया है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ फिजिक्स नहीं हिस्ट्री चल रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब है मसनवी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा? मुवाइन, ठीक है ना, मुवाइन, ठीक है। मसनवी विच इज द कलेक्शंस ऑफ द रूल्स मुस्लिम लॉ बाय बाबर, ठीक है ना। तो बाबर ने जो बनाया था मसनवी, ठीक है, वो एक तरीके से कानून था, ठीक है ना। उसको जो है कवर करने का कार्य किया था किसने? मुआविन ने, किसने? मुआविन ने, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप टारगेट गुरुकुल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आप यदि मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है, सारी बातें समझ में आ रही है, तो जल्दी से ये सारे काम को कर लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।